बात करते हैं उत्तराखंड की जलवायु की। तो मुख्य रूप से उत्तराखंड में आपकी 3 प्रकार की हमें जलवायु या सीजन देखने को मिलते हैं। ये सारी नदियां क्या होती है, इसमें एक एक करके इसमें मिलती जाती है, यानी ये सब क्या है, इसकी सहायक नदियां। उसके बाद जैसे ये गणेश प्रयाग में आती है, तो भागीरथी, अलकनंदा जो जल प्रवाह तंत्र है उसके बारे में हम कुछ चीजें जान लेते हैं। जैसे कि तो ये आपको सहायक नदियों के नाम याद होने हैं और ये ध्यान रखना है कि भिलंगना नदी भागीरथी नदी में कहां पे मिलती है। अब देखो ये मेन आपसे पूछ ले जाता है कि किस जगह पर कौन सी नदी का संगम होता है, तो इसको आप ध्यान रखना। ये मैंने बताया भी है, यहाँ पे लिख भी दिया है कि विष्णुप्रयाग यानी कि चमोली जो में है जो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज हम पढ़ने वाले हैं जल प्रवाह तंत्र। इसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड की नदियों की कि उत्तराखंड में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, वो कहाँ से बहती है, उनकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं और उनके मुख्य संगम जहां जिन प्रमुख नदियों का हो रहा है उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू कर। सबसे पहले अगर हम देखें तो भौगोलिक दृष्टि से यानी कि ज्योग्राफिकल पॉइंट से अगर हम चेक करें तो आपको प्रदेश यानी हमारे जो उत्तराखंड है उसमें 3 मेन जलागम यानी कि 3 मेजर वाटरशेड एरियाज आपको देखने को, आप उसको विभाजित कर सकते हो। तो इसमें फर्स्ट वन है आपका भागीरथी अलकनंदा जल प्रवाह तंत्र यानी कि भागीरथी अलकनंदा वाटर फ्लो सिस्टम। सेकंड है आपका यमुना टॉन्स वाटर फ्लो सिस्टम। थर्ड है आपका ब्लैक रिवर ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, काली नदी जल प्रवाह तंत्र आप इसे कह सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जो है आपका अलकनंदा और भागीरथी तंत्र के बारे में बात करते हैं। ये वही नदियां हैं जिनसे मिलकर आपकी पवित्र नदी गंगा नदी बनी। तो अलकनंदा नदी की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी भागीरथी नदी की। तो जो आपकी भागीरथी नदी है, ये भागीरथी नदी ये निकलती है आपके गोमुख नामक स्थान से। कहां से निकलती है? गोमुख नामक स्थान। तो ये नदी गोमुख से निकली, उसके बाद गोमुख से जब ये थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो इसमें आपकी जो रुद्र गंगा है वो नदी क्या होती है, मिल जाती है, यानी ये इसकी क्या है, सहायक नदी है। रुद्र गंगा मिलती है। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाने पर इसमें जाड़ गंगा मिल जाती है। फिर आप थोड़ा सा और आगे जाओगे, ये नदी और आगे बढ़ती है तो फिर इसमें आपकी केदार गंगा, ठीक है, केदार गंगा मिलती है। उसके बाद इसमें आपकी असीम गंगा, फिर आपकी मिलुन गंगा, उसके बाद आपकी इसमें मिलती है आपकी सिया गंगा। ये सारी नदियां क्या होती है, इसमें एक एक करके इसमें मिलती जाती है, यानी ये सब क्या है, इसकी सहायक नदियां। उसके बाद जैसे ये गणेश प्रयाग में आती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे ये कहाँ पहुंचती है, आपके गणेश प्रयाग में पहुंचती है। गणेश प्रयाग आपकी वो जगह है जहां पे आपका पुराना टिहरी शहर। तो जैसे ही ये आपके गणेश प्रयाग पर पहुंचती है, वहां पर इसमें भिलंगना नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? भिलंगना। तो भिलंगना नदी का संगम भागीरथी नदी से कहां पर होता है? गणेश प्रयाग में होता है। गणेश प्रयाग वो है जगह है आपकी जहां पर पुराना टिहरी शहर था। उसके बाद ये जो भिलंगना नदी है ये निकलती है आपकी खतलिंग ग्लेशियर से। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भिलंगना नदी का उद्गम स्थान यानी सोर्स कहां से, सोर्स क्या है इस नदी का? खतलिंग ग्लेशियर। ये खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। और ये जो भिलंगना नदी है इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं। तो भिलंगना नदी की सहायक नदियां हैं आपकी मेदे गंगा, और है आपकी दूध गंगा, और है आपकी धर्म गंगा, और एक नदी और है आपकी बाल गंगा या इसे बाल खिला नदी भी कहते। तो ये आपको सहायक नदियों के नाम याद होने हैं और ये ध्यान रखना है कि भिलंगना नदी भागीरथी नदी में कहां पे मिलती है? गणेश प्रयाग में मिलती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी आप सहायक नदियों का नाम याद रखना। अब उसके बाद ये आगे चलकर कहां जाती है? देव प्रयाग। कहां पहुंचती है? आपके देव प्रयाग में। और देव प्रयाग जब ये पहुंचती है तो देव प्रयाग में यहां से इसमें अलकनंदा नदी भी आकर मिल जाती है और उसके बाद ही ये क्या कहलाती है? गंगा नदी कहलाती है। तो देव प्रयाग में आपका किसका संगम होता है? भागीरथी का। और यहां से आपकी कौन सी नदी आई? अलकनंदा, उस नदी का संगम होता है। ये दोनों का संगम का होता है देव प्रयाग में और ये नदी अब क्या बन जाती है? आपकी गंगा नदी। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो गोमुख यानी जो गंगोत्री है, गंगोत्री से लेकर देव प्रयाग तक भागीरथी की जो लंबाई है वो है आपकी 205 किलोमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं अलकनंदा नदी की। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो अलकनंदा नदी आपकी निकलती है संतोपत शिखर से, अलकापुरी संतोपत ताल से निकलती है। कहां से निकलती है? संतोपत। अलकनंदा नदी का जो उद्गम स्थान है वो है आपका संतोपत शिखर। ठीक है, ये जो संतोपत आपका शिखर यानी ग्लेशियर है, वहां से आपकी क्या निकलती है? अलकनंदा नदी निकलती है। और जब ये अलकनंदा नदी निकलती है तो इसमें सबसे पहले जो नदी आके मिलती है वो मिलती है आपकी लक्ष्मण गंगा। इसके 2-3 नाम है, एक नाम है इसका लक्ष्मण गंगा, इंपॉर्टेंट नदी है। दूसरी है आपकी इसकी हेम गंगा, इसी नदी का नाम है। और एक और नाम है इस नदी का पुष्पावती। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये पुष्पावती नदी मिलती है
किस में मिलती है आपकी? सबसे पहले अलकनंदा में। ठीक है, अलकनंदा नदी की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है? लक्ष्मण गंगा, पुष्पावती नदी, या आपकी फिर ये आगे बढ़ती है और बद्रीनाथ से उत्तर पश्चिम में स्थित है आपका केशव प्रयाग। कौन सी जगह स्थित है? केशव प्रयाग। केशव प्रयाग में, यानी केशव प्रयाग जो है आपका चमोली में है, और केशव प्रयाग में इसमें कौन सी नदी आके मिलती है? फिर इसमें आके मिलती है सरस्वती नदी। ये आपको याद रखना है कहाँ पे कौन सी नदी मिलेगी। तो संतोपत जो शिखर है वहां से आपकी क्या निकली? अलकनंदा नदी निकली। इसमें सबसे पहले आपकी पुष्पावती नदी मिली। पुष्पावती नदी के और भी नाम है, जैसे लक्ष्मण गंगा और हेम गंगा। उसके बाद थोड़ा आगे पहुंचकर जब ये चमोली केशव प्रयाग में पहुंचती है तो वहां पर इसमें कौन सी नदी मिल जाती है? सरस्वती नदी मिलती है। ठीक है, उसके बाद इसमें विष्णु प्रयाग, जब ये कहां पहुंचती है? विष्णु प्रयाग पर पहुंचती है, तो विष्णु प्रयाग में इस पे आपकी मिलती है धौली गंगा नदी। कौन सी नदी मिलती है? धौली गंगा नदी मिलती है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा, कौन सी नदी मिलती है? धौली गंगा नदी मिलती है। और ये जो विष्णु प्रयाग है, यहां तक अलकनंदा नदी को विष्णु गंगा के नाम से भी जाना, यानी कि संतोपत से लेकर विष्णु प्रयाग तक अलकनंदा नदी को हम किस नाम से भी जानते हैं? विष्णु गंगा के नाम से। उसके बाद ये नदी और आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ के इसमें कुछ नदियां और मिलती हैं, जैसे कि आपकी बालखिल्य नदी हो गई, और आपकी पाताल गंगा हो गई, गरुड़ गंगा हो गई, विरही गंगा हो गई। ये सारी गंगाएं इसमें मिलती हैं। उसके बाद जब ये नंद प्रयाग पहुंचती, कहां पहुंचती है? नंद प्रयाग। तो वहां पे नंद प्रयाग से ही मिलता जुलता नाम है नदी का, नंदाकिनी। तो वहां पे इस पे कौन सी नदी मिलती है? आपकी नंदाकिनी नदी मिलती है। फिर ये आगे कहां पहुंचती है? कर्णप्रयाग में। ठीक है, जैसे ये कर्णप्रयाग में आपके पहुंचती है, तो कर्णप्रयाग में इसमें कौन सी नदी मिल जाती है? आपकी पिंडर नदी, या जिसे हम कर्ण गंगा भी कहते हैं। ठीक है, कर्ण गंगा से नाम याद रखना, लेकिन इसका एक और नाम है पिंडर नदी। ठीक है, और ये जो पिंडर नदी है ये निकलती है आपकी पिंडारी ग्लेशियर से। पिंडारी ग्लेशियर से आपके बागेश्वर से निकलती है ये नदी। ठीक है, और ये कर्णप्रयाग में आपकी किसमें मिल जाती है? अलकनंदा नदी में मिल जाती है। फिर थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो आता है आपका रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में इसमें कौन सी नदी आके मिलती है? मंदाकिनी नदी। रुद्रप्रयाग में, अलकनंदा में आपकी मंदाकिनी नदी आके मिल जाती है। ठीक है, आपको याद रखना है, ये संगम बहुत इंपॉर्टेंट है। और मंदाकिनी की एक सहायक नदी है आपकी मधुगंगा। फिर ये जो नदी है आपकी अलकनंदा, वो कहाँ पहुंची है? देवप्रयाग पहुंची है। देवप्रयाग में आपका भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, और ये दोनों नदियां फिर मिलकर आगे बहती है, जिसे हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं, जो भारत की वर्तमान समय में सबसे पवित्र नदियों में से एक है। ठीक है, तो चलिए ये चीज आपको समझ में आ गई होगा मैप। अगला देखिए, अब हम आगे पढ़ेंगे। तो भागीरथी अलकनंदा जो जल प्रवाह तंत्र है उसके बारे में हम कुछ चीजें जान लेते हैं, जैसे कि इसके अंतर्गत, यानी जो जल प्रवाह तंत्र है इसके अंतर्गत उत्तरकाशी अगर हम जिले को छोड़ दें तो उसके अलावा जो पूरा गढ़वाल है, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, सारा जो जनपद है वो इस जल प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आ जाता है। अलकनंदा का मतलब जो अलक है इसका मतलब होता है घुंघराले बाल, और नंदा का मतलब होता है पुत्री। तो ये नदी जो है हिमालय से जब निकलती है तो वो उसकी जटाओं की तरह ही दिखती है, ऐसा लगता है कि जैसे कि हिमालय की जटाएं हैं, तो इसीलिए इसका नाम क्या है? अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी के किनारे ही आपका बद्रीनाथ का मंदिर भी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, मेरे को ये ऐसे याद है, एक मूवी आई थी साउथ की, पता नहीं आप लोगों ने देखा हो या नहीं देखा हो, तो उसमें बद्री हीरो का नाम था और अलकनंदा हीरोइन का नाम था। तो उससे मुझे याद है कि जो बद्रीनाथ है वो बद्रीनाथ धाम हमारा वो किसके पास है? अलकनंदा नदी के किनारे पर। अलकनंदा नदी कहां से निकलती है? अलकापुरी बाग ग्लेशियर यानी संतोपत ग्लेशियर से निकलती है। और वसुधारा प्रपात, जो वसुधारा जलधारा है, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी जो झरना है, वाटरफॉल, वो इसी नदी पर स्थित है। और इसे प्राचीन ग्रंथ में क्या कहा गया है? विष्णु गंगा भी कहा गया है। मैंने बताया था ना, विष्णु प्रयाग, संतोपत से लेकर विष्णु प्रयाग तक अलकनंदा नदी को किस नाम से जाना जाता है? विष्णु गंगा के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा की सहायक नदियों के नाम आप यहाँ देख सकते हैं, सरस्वती है, ऋषि गंगा, धौली गंगा, विरही, पाताल गंगा, गरुड़ गंगा, नंदाकिनी, पिंडर नदी, कर्ण गंगा भी बोलते हैं जिससे मंदाकिनी हो गई आपकी, और वसुधारा, कंचन गंगा, शीर गंगा, पुष्पावती, भ्यूडार, कवन गंगा, अमृत गंगा, सोन गंगा, चंद्रधारा, हिमलो, ये क्या है? इसकी सहायक नदियां, आपको उनके नाम याद रखने। फिर बात करेंगे भागीरथी नदी की। तो भागीरथी नदी आपकी कहां से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गोमुख नामक स्थान से। और गंगोत्री से लेकर देवप्रयाग तक इसे किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और इसकी सहायक नदियां आपकी क्या है? केदार गंगा, जानवी या जाड़ गंगा, असी गंगा, रुद्र गंगा, भिलंगना नदी आदि है। और भिलंगना नदी गणेश प्रयाग कहाँ पे मिलती है? गणेश प्रयाग में मिलती है, हमने पढ़ लिया था। और भिलंगना नदी आपकी कहां से निकलती है? खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, ये नोट्स हैं आपके, अब इसको याद कर लीजिए। अब इनको क्या कहते हैं? जो अलकनंदा और भागीरथी नदी है इसे सास बहुएं नदी भी कहते हैं।
ठीक है, सास बहू नदी भी बोला जाता है। तो जो भागीरथी है वो सास है आपकी, और जो अलकनंदा है वो है आपकी बहू। ठीक है, तो इन दोनों का संगम कहाँ होता है आपका जब इन दोनों का संगम हो जाता है देवप्रयाग में, तो उसके बाद क्या होता है, देवप्रयाग से जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो इसमें फूल चट्टी एक जगह है आपकी पौड़ी गढ़वाल में, वहां पर इसमें आके कौन सी नदी मिल जाती है, नयार नदी आके मिलती है। ये जो आपकी नयार नदी है ना, नयार नदी का एक और नाम है, इसे हम नाद गंगा के नाम से भी जानते हैं। और ये नाद गंगा आपकी दो नदियों यानी कि पूर्वी और पश्चिमी नयार जो कि सतपुली के पास मिलती हैं, उनके बाद आपकी क्या बन जाती है, वो नयार गंगा बन जाती है, जिसे हम नाद गंगा के नाम से भी जानते हैं। और ये फूल चट्टी के पास आके किसमें मिल जाती है, आपकी गंगा नदी में आकर मिल जाती है। अब देखो केदारखंड में लिखा है कि भागीरथी और अलकनंदा 7 नदियों के संगम से मिलती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सप्त सामुद्रिक स्रोत भी कहा जाता है। तो ये 7 नदियां कौन कौन सी आपकी, अलकनंदा, धौली, नंदाकिनी, पिंडर नदी, मंदाकिनी, भागीरथी और नयार नदी। ठीक है, और इसी कारण से जो गंगा का जो क्षेत्र है, गंगा जिस क्षेत्र में बह रही है उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, सप्त सामुद्रिक तीर्थ भी कहा जाता है। ठीक है, सप्त सामुद्रिक तीर्थ, इंग्लिश में भी यही होगा। अब देखो ये मेन आपसे पूछ रहे जाते हैं कि किस जगह पर कौन सी नदी का संगम होता है, तो इसको आप ध्यान रखना, ये मैंने बताया भी है, यहाँ पे लिख भी दिया है कि विष्णुप्रयाग यानी कि चमोली जो में है, जो वहां पे आपकी विष्णु गंगा मिलती है, किससे, अलकनंदा नदी से। उसके बाद नंदप्रयाग से, नंदप्रयाग में मिलती है नंदाकिनी, पिंडर, चमोली में मिलती है आपकी पिंडर नदी, रुद्रप्रयाग में मिलती है मंदाकिनी नदी, और फाइनली देवप्रयाग में मिलती है भागीरथी नदी। फिर जब वो गंगा नदी बन जाती है तो फूलचट्टी ऋषिकेश के पास उसमें कौन सी नदी मिल जाती है, आपकी नयार नदी मिल जाती है। अब हम बात करते हैं यमुना टॉन्स जल प्रवाह की। जो यमुना नदी है उसका जो वाटर फ्लो सिस्टम है उनमें कौन कौन सी नदियां आती हैं, तो उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो यमुना टॉन्स प्रवाह है, यानी उत्तराखंड में जो यमुना नदी की लंबाई है वो है आपकी 136 किलोमीटर बहती है आपकी यमुना नदी। ठीक है, उत्तराखंड यमुना नदी जो है उसको, जो अगर आप पौराणिक अपने ग्रंथ देखो यानी जो माइथोलॉजी देखोगे, इंडियन माइथोलॉजी, उसमें यमराज की बहन का नाम क्या है, आपका यमुना है। और भगवान श्री कृष्ण की जो 8 पटरानी है जिनमें से कालिंदी है, वो भी क्या है, यमुना का ही एक रूप मानी जाती है। यमुना कहाँ से निकलती है, यमुना निकलती है आपके यमुनोत्री से, यानी कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, आपका यमुनोत्री से होता है। यमुनोत्री स्थित कहाँ है, ये उत्तरकाशी जिले में स्थित है, और ये आपका पवित्र तीर्थ स्थल है। उत्तराखंड के 4 जो आपके पवित्र तीर्थ स्थल है, जिसमें आपका यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ आते हैं, उनमें से ही एक है आपका यमुनोत्री। इसकी जो सहायक नदी है, मुख्य सहायक नदी है, वो है आपकी टोंस नदी, जो कि 2 नदियों के संगम से मिलती है, जिसका नाम है सुपिन और रूपिन नदियां। इनमें जो सुपिन नदी है वो निकलती है आपकी स्वर्ग रोहिणी हिमनद से निकलती है, यानी स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर से निकलती है। और रूपिन नदी जो है वो डोडरा कवाड़ क्षेत्र यानी कि हिमाचल प्रदेश से आती है। और टोंस नदी को ही इसका एक और नाम है जिसका नाम है तमसा नदी। टोंस नदी को आप किस और नाम से जानते हैं, तमसा नदी के नाम से भी जानते हैं। और टोंस नदी घाटी के जो लोग होते हैं वो स्वयं को कौरवों का वंशज मानते हैं, और वो इस नदी को अश्रु जल मानते हैं, और इसीलिए इसका जो पानी है वो उस पानी को पीते नहीं। तो ये तमसा नदी हो गई। तो यमुना टॉन्स जल प्रवाह में आप ये देखेंगे। अब यमुना जो है उसमें कई सारी उसकी सहायक नदियां हैं, जैसे कि आपकी हनुमान गाड़ है, कृष्णा गाड़ है, और उसके बाद आपकी बनाड़ गाड़ है, कमल गाड़ है, खतुनु गाड़ है, अगलार गाड़ है, भद्री गाड़ है, गलोड़ी गाड़ है, मुगरा गाड़ है। खैर ये आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, ऋषिगंगा, हनुमान गाड़ ये याद रख लेना। और दून घाटी यमुना नदी की सहायक नदी क्या है, आपकी आसन नदी है, जो कि आशारूणी देहरा मार्ग के पश्चिम से निकलती है, और 40 किलोमीटर जब दूरी तय कर ली तो रामपुर मंडी के पास क्या होती है, यमुना में मिल जाती है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर यमुना से मिलती है, और इसकी सहायक नदी कौन सी है, आसन नदी। तो आसन नदी कहाँ पे मिलती है, रामपुर मंडी के पास यमुना नदी में मिलती है। देहरादून के पास से यमुना नदी क्या होती है, राज्य के बाहर चली जाती है। अब हम बात करेंगे अगला प्रवाह तंत्र, वाटर फ्लो सिस्टम, जिसका नाम है काली जल प्रवाह तंत्र यानी कि ब्लैक वाटर फ्लो सिस्टम। इसमें जो आपका काली जल प्रवाह तंत्र है ये पूर्ण रूप से आपकी कुमाऊं मंडल में स्थित है। इस नदी का जो उद्गम है यानी कि जो ओरिजिन है वो है आपका पिथौरागढ़ लिपुलेख के पास काला पानी, जो व्यास ऋषि का आश्रम है, वहां से इसका उद्गम ओरिजिन माना गया है। और ये भारत नेपाल की सीमा रेखा भी बनाती है। अगर आप कभी पूर्णागिरी गए हो तो पूर्णागिरी की यात्रा करने के बाद हम कहाँ जाते हैं, वो बाबा जी की यात्रा भी, बाबा जी के दर्शन भी करने होते हैं ना, भैरव बाबा के, तो वो आपके कहाँ है, नेपाल में है। तो जब आप उत्तराखंड से नेपाल यानी जो आपका चंपावत वाला जो आपका टनकपुर है ना, टनकपुर से जब आप नेपाल की तरफ जाओगे तो बीच में एक नदी पड़ेगी, जो नदी आपका क्या कर रही है, बॉर्डर बना रही है भारत और नेपाल का। तो ये जो नदी है ये ही कौन सी नदी है, आपकी काली नदी है।
कौन सी नदी है? काली नदी। स्कंद पुराण के मानस खंड में इस नदी को क्या कहा है? श्यामा भी कहा है। श्यामा का मतलब भी काली है और इसके जल को पवित्र नहीं माना जाता। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है जैसे आपकी कुठियागटी, पूर्वी धौली गंगा, गौरी गंगा, सरयू नदी इसकी सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है, लोहावती और लदिया क्या इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। काली गंगा में जो सबसे ज्यादा पानी लेके आती हैं वो है हम कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी सरयू नदी। और इस सरयू नदी को आपको नाम सुनते ही आपके दिमाग में याद आ गया होगा कि ये कहाँ बहती है? आपके बागेश्वर में। बागेश्वर में ये बहती है। बागेश्वर में सरयू नदी क्या करती है? गोमती नदी के पास संगम बनाती है और इसी संगम पे क्या हुआ था? कूली बेगार के जो रजिस्टर है वो सरयू नदी में पानी में बहाए गए थे। कब? 13-14 जनवरी। और ये नदी जो है वो कहां से निकलती है? बागेश्वर स्थित डेबरा श्रेणी से निकलती है। काली गंगा पूर्णागिरी के पास शारदा नदी के नाम से मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। यानी जब ये जो काली गंगा है जब वो मैदानी क्षेत्रों में आती है तो इसको क्या बोला जाता है? शारदा नदी बोला जाता है। इसका नाम चेंज हो जाता है शारदा नदी। और इस नाम से क्या करती है? ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो आप इसको ध्यान रखिए। जहां से आपकी काली नदी निकलती है काला पानी से लेकर टनकपुर तक, इसकी लंबाई कितनी है? 252 किलोमीटर। ठीक है, काली नदी की लंबाई जहां से इसका ओरिजिन है वहां से लेकर टनकपुर तक इसकी लंबाई कितनी है? 252 किलोमीटर है। अगली जो नदी है वो लास्ट नदी है, उसका नाम है लदिया नदी। लदिया नदी उत्तराखंड की अंतिम नदी है और ये भी काली नदी में मिल जाती है। काली नदी में ये चंपावत के पास चूका नामक एक जगह है वहां पर मिलती है। ठीक है, और ये जो आपकी लदिया नदी है ये पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और नैनीताल का जो मिलन बिंदु जहां पे तीनों आपके जो डिस्ट्रिक्ट है वो मिलते हैं, गजार, वहां से क्या करती है? निकलती है। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये ध्यान रखना कि लदिया नदी उत्तराखंड की अंतिम नदी है। काली नदी में कहाँ मिलती है? चूका यानी चंपावत में एक जगह है वहां पर ये मिलती है। तो मेन आपको ये याद रखना है। अन्य जो प्रमुख नदियां हैं वो है जैसे कि आपकी रामगंगा नदी एक महत्वपूर्ण नदी है उत्तराखंड की। ये गढ़वाल जिले के दूधातोली पर्वत श्रृंखला के पूर्वी ढाल से निकलती है। कहां से निकलती है? ओरिजिन याद रखना। और ये बहती कहाँ है? कुमाऊं के जो लोहबा चौखटिया आपका एक जगह है, अल्मोड़ा में ही है, वहां से बहती हुई कालगाड़ यानी पौड़ी गढ़वाल के पास जाती है। फिर उसके बाद ये भाबर का यानी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है और फिर मुरादाबाद होते हुए ये कन्नौज के पास कहाँ मिल जाती है? आपके गंगा नदी। और मानस खंड के अनुसार इस नदी का जो मूल नाम है वो परशुराम गंगा था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ इसका नाम क्या हो गया? रामगंगा रह गया। तो अगर पूछा जाए परशुराम गंगा किस नदी का पुरातन नाम था, प्राचीन नाम था, एंशिएंट नेम था, तो वो किसका था? रामगंगा नदी का था। ओरिजिन याद रख लेना। और कहाँ पे गंगा नदी में आके मिलती है ध्यान रख लेना कि मुरादाबाद होते हुए कन्नौज के पास से क्या मिलती है? गंगा नदी में मिल जाती है। फिर है आपकी कोसी नदी। कोसी नदी का स्थानीय जो नाम है यानी जो लोकल नेम है वो आपका कोसिला है। और ये कोसी नदी आपकी कहाँ बहती है? मुख्य रूप से अल्मोड़ा जिले में बहती है। अगर कभी आप अल्मोड़ा गए हो तो कोसी नदी आपको दिख जाएगी। अल्मोड़ा से आप उधर रानीखेत वाले रास्ते में जाओगे ना तो वहां पे कोसी नदी आपको आराम से दिख जाएगी। और ये रामनगर से मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है और उत्तर प्रदेश में रामपुर के पास रामगंगा नदी में ये जो कोसी नदी है वो मिल जाती है। कोसी नदी की सहायक नदियां आपकी देवगाड़ है, मिनोलगाड़ है और सुमालीगाड़। उसके बाद ये गौला नदी है। गौला नदी मुख्य रूप से आपके नैनीताल जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें है। और अगर आप हल्द्वानी या काठगोदाम आप गए हो तो आपने गौला नदी देखी होगी। गौला नदी का बहुत बड़ा सा क्षेत्र है और बारिश के टाइम में इसमें आपकी क्या आ जाती है? बाढ़ भी आती है, काफी ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है। तो कालसा और कराली गाड़ इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये नदी किच्छा से राज्य के बाहर निकल जाती है। फिर आपकी सोंग और सिसवा नदी, देखो राज्य के बाहर चली जाती है, यानी एरिया खत्म हो जाता है उत्तराखंड का। ठीक है, सोंग और सिसवा नदी जो है, सोंग नदी आपकी निकलती है सुरकंडा शिखर से और सिसवा नदी निकलती है आपकी ओगलावाला मटियार घाटी से निकलती है। ये दोनों नदियां दून घाटी यानी कि जो देहरादून वाला एरिया है ना वहां बहते हुए रायवाला के पास क्या होती है? फिर गंगा में मिल जाए। इसके बाद ये कुछ नदियां हैं जो कहां से कहां तक बहती हैं आपको याद करना है, तो आप ये याद करेंगे। काली नदी कहां से बहती है? लिपुलेख से टनकपुर तक जहां से निकलती है। भागीरथी बहती है आपकी गोमुख से देवप्रयाग तक। अलकनंदा बहती है बद्रीनाथ से देवप्रयाग तक। ठीक है, ये जो संतोपथ आपका ग्लेशियर है ना बद्रीनाथ के आसपास है तो इसीलिए इसको बोला बद्रीनाथ से देवप्रयाग तक। कोसी नदी आपकी कौसानी से सुल्तानपुर तक। रामगंगा बहती है आपकी दूधातुली से कालगाड़ तक। तो इस प्रकार से नदियां दे रखी है कहां से कहां तक बहती हैं, आप इसको याद देखो। इसमें जो आपको मेन याद करना है ना, नदियों में आपने ये ध्यान रखना है कि कौन सी नदी का जो संगम है वो कहां पर होता है। मेन जो आपकी अलकनंदा नदी वाले संगम है ना वो पूछे जाते हैं कि देवप्रयाग में किस नदी का संगम होता है, विष्णुप्रयाग में किस नदी का संगम है, नंदप्रयाग में, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। और अगर किन्हीं के कोई पुराने नाम है जैसे पुष्पावती नदी का और भी नाम है तो वो आपको याद रखना है। विष्णु गंगा किस नदी को कहते हैं आपने ये ध्यान रखना है। अब जैसे अलकनंदा नदी के किनारे एक बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, कौन सा आपका? बद्रीनाथ। तो ये आपने याद रखना है कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है। तो इस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। और जैसे यमुना नदी है
तो यमुना नदी की सहायक नदियों के बारे में पूछ लेंगे। और काली गंगा में से ये प्रश्न बन सकता है कि काली गंगा नदी जो है वो आपकी कहाँ से बहती है और इसमें सबसे ज्यादा जल कौन लाता है। तो सबसे ज्यादा जल इसमें कौन लाता है, सरयू नदी लाती है। और काली गंगा को जब ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, शारदा नदी हो जाता है। और काली गंगा आपका किसका बॉर्डर बनाती है, उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर बनाती है, भारत और नेपाल का भी कह सकते। चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड की जलवायु की। तो मुख्य रूप से उत्तराखंड में आपकी 3 प्रकार की हमें जलवायु या सीजन देखने को मिलते हैं, समर सीजन, रेनी सीजन और विंटर सीजन। देखो जो ग्रीष्म ऋतु है इसे लोकल लैंग्वेज में खसाऊ या रूढ़ी के दिन भी कहा जाता है, ठीक है, रूढ़ी पड़ गई ये बोलते हैं ना, तो यानी कि ग्रीष्म ऋतु आ गई, समर्स आ गए आपकी। और ये जो आपकी सीजन है वो कब से कब तक रहता है, मार्च अप्रैल से लेकर जून तक रहता है। और मई जून में सबसे ज्यादा गर्मी होती है, यानी सबसे ज्यादा उस समय जो टेम्परेचर है वो सबसे ज्यादा रहता है। और इस समय जिस समय आपका समर सीजन चल रहा हो उस समय राज्य में कौन सी दशाएं होती है, उसमें राज्य में आपकी उष्ण कटिबंधीय जो कंडीशंस है वो होती है, यानी ट्रॉपिकल कंडीशंस होती है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय को इंग्लिश में ट्रॉपिकल कहते हैं। तो ट्रॉपिकल कंडीशंस होती हैं। और इस टाइम पे क्या होता है, थोड़ी बहुत आपके जब ताप और दाब घटता है यानी प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो थोड़ी बहुत आपकी बिजली चमकती है और थोड़ी बहुत क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। कभी कभी इस टाइम पर क्या होता है, तूफान भी आते हैं। तूफान आते हैं ना आपके मई के टाइम पे, बहुत ज्यादा तूफान आते हैं। तो ये सारी चीजें, ज्यादा कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं इसको ये ध्यान रख लेना। कब से कब तक का सीजन है वो तो आपको वैसे भी ध्यान है, तो इसको याद रख लेना। फिर दूसरा आपका वर्षा ऋतु यानी रेनी सीजन है। तो रेनी सीजन आपकी क्या, जैसे कि आपके समर्स खत्म होते हैं तो जून से लेकर अक्टूबर तक आपका क्या चलता है, रेनी सीजन चलता है। और इस ऋतु को, ये जो आपका वर्षा ऋतु यानी रेनी सीजन है, इसको लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, बसकाल कहते हैं या चौमास भी कहते हैं। उसके बाद है आपका विंटर सीजन। तो विंटर सीजन को लोकल लैंग्वेज में क्या ह्यूनिड कहते हैं या शीतकाल भी कहते हैं, ह्यूनिड या विंटर सीजन कहते हैं। और ये सीजन कब हो गया, जैसे आपका नवंबर से लेकर मार्च तक आपका क्या चलेगा, आपकी शीत ऋतु चलेगी। और जनवरी जो है वो उत्तराखंड राज्य का सबसे ठंडा महीना होता है, इस समय सब टेम्परेचर सबसे कम होता है। और इस टाइम में कभी कभी जो पश्चिमी चक्रवात है, जो आपके वेस्टर्न साइक्लोन्स हैं, उनसे क्या होती है, कभी कभार थोड़ी बहुत वर्षा भी हो जाती है। तो ये था आपका जल प्रवाह तंत्र और हमने जलवायु के बारे में पढ़ा। ज्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। जो जल प्रवाह तंत्र में इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने आपको बता दिया, आपको क्या क्या इसमें चीजें याद करनी है जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।